जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सबको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। रोज पढ़ना पड़ता है, रोज रटना पड़ता है। रोज रटते हैं, भूलते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूलते हैं कुछ फैक्टों को, कुछ तथ्यों को। वो टॉपिक आखिर कौन सा है? दोस्तों, एक बात बताइए, जब अगर कहीं उद्योग धंधे लगेंगे, अच्छी खासी मशीनरी आएगी, तकनीक आएगी, तो वहां क्या होगा? सबसे पहले उत्पादन होगा। क्योंकि जब भी कहीं उद्योग धंधे बड़े बड़े आएंगे, मशीनें लगेंगी, तकनीक आएगी, तो वहां उत्पादन तो होगा ही होगा। और जब उत्पादन होगा तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी, मतलब रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। रॉ मटेरियल क्या? जैसे गेहूं है, बिस्किट बनाना है तो गेहूं चाहिए। और अगर हमें बड़े बड़े उद्योग लगाने हैं तो वहाँ मतलब एनर्जी के लाने हमें तेल चाहिए, कोयला चाहिए, इस प्रकार की चीजें चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल का काम करेगा, है ना। बिस्किट बनाने के लिए जैसे गेहूं रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वैसे ही वहाँ कोयला है, उसको आग में जलाएंगे, उससे एनर्जी बनेगी। फिर वहाँ किन्हीं चीज़ों का उत्पादन करना होगा, तो फिर वहाँ कितने सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। तो उद्योग धंधे जब लगते हैं तो होता क्या है? उत्पादन होता है। तो जब उत्पादन होगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो कच्चा माल चाहिए, ठीक है। और जब उत्पादन हो गया, मान के चलो ये बहुत सारी स्केचें बन गई। स्केच का नाम लेते इसलिए हंसी आ जाती है कि स्केच सोचती होंगी हम कहाँ फंस गए चक्कर में। स्केचें जब ये बन गई तो स्केचों को बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और बाजार ना हो तो फिर इस प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका मतलब क्या है? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी तकनीक आती है, उद्योग धंधे लगते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो वहां पे उत्पादन होता है। और जब उत्पादन होगा तो वस्तुएं बनेंगी, तो बेचने के लिए मार्केट की जरूरत चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल मिलेगा, क्योंकि जब भी उद्योग लगते हैं तो वहां पे कुछ चीजें हमको बेसिक होती हैं। जैसे भूमि चाहिए, भूमि के बाद वहाँ भूमि है, भूमि के बाद वहाँ जल आपूर्ति होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए। ये सारी चीजें बेसिक हैं किसी इंडस्ट्री या किसी भी उत्पादन सेक्टर के आसपास, राइट। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, परिवहन अच्छा होना चाहिए, प्लस सरकार की नीतियां अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा देरी ना हो। तो आखिर इन चीजों पे हम लोग बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की। वो टॉपिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अर्थात यूरोप से जो कंपनियां हैं वो भारत में क्यों आती हैं? आखिर इन्हें क्या जरूरत पड़ गई? भैया जहां थी उतनी बनी रहती, जो भारत की तरफ काय के लाने आ रही थी, है ना। या वास्को डी गामा या जो अपने कोलंबस साहब थे, इन्हें कौन सी खोज करने की जरूरत पड़ गई थी? जहां थे उधर ही बैठे रहते, आराम से मस्त थे। लेकिन ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है ना, इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, इसके अंदर रचनात्मकता बहुत है, इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसलिए अरस्तु साहब बोलते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है और चिंतन करना उसका स्वभाव है। तो चिंतन जब हम करते हैं तो चिंतन से ही हमारे अंदर रचनात्मकता आती है, नई नई चीजों का क्रिएशन होता है, सृजनात्मकता आती है। वैसे ही इन लोगों को लगा कि अब हमें कहीं दूसरी ओर जाना चाहिए और अपना व्यापार के लिए कहीं मार्केट देखना चाहिए, कच्चा माल देखना चाहिए, क्योंकि जहां पर वो हैं वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज भारत मतलब विश्व के इतिहास को कि किस प्रकार से वहां से पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। तो क्या इससे पहले भारत नहीं था क्या? भारत तो बहुत है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो एक कहानी नहीं है कि कुछ बात तो है हमारी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रोम और मिस्र और ये यूनानी सभ्यताएं कितनी मिट गई, बट कुछ बात तो है हमारी। इकबाल साहब का वो वाक्य है, आई थिंक, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रोम ये सब मिट गए जहां से, बट कुछ बात तो है हमारी कि हस्ती मिटती नहीं यहाँ से। तो भारत क्या था नहीं क्या? ये हमारा प्यारा है भारत। तो भारत की खोज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत पड़ेगी भारत की खोज करने की? आप देखो जरा क्या जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इन लोगों को ये है पुर्तगाल यहाँ पर लोग, जैसा मुझे बनाते बना सो मैंने ये मैप बनाने का प्रयास किया। ये अपना भारत है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, और यहाँ पे ये पुर्तगाल है छोटा सा।
है ना, ये पुर्तगाल है। अब पुर्तगाल से एक नाविक निकलता है जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। वो अपने पूरे जहाजी बेड़ा के साथ निकलता है और सोच लेता है कि आज आखिर अब मैं भारत को ढूंढ के ही रहूंगा। इससे पहले ही लोगों ने प्रयास किया था, बट वो अफ्रीका के पास से होकर के वापस चले गए थे, क्योंकि उस समय ऐसा जीपीएस तो हुआ नहीं करता था कि आज हमने जीपीएस में डाल दिया कि हमको वहां जाना है और वो जीपीएस बोलने लगता है कि अब आप टर्न राइट करिए, लेफ्ट करिए, 200 मीटर बाद ऐसे मुड़ जाइए, 250 मीटर बाद लेफ्ट मुड़ जाइए, सीधे जाइए, 100 मीटर के बाद आप लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर राइट मुड़ जाइए, फिर गलत हो जाता है तो बोलता है टर्न डाउन, वापस जाइए। तो दोस्तों ये चीज आप देखिए, पहले तो ऐसा जीपीएस सिस्टम था नहीं कोई कि एक बार लोकेशन डाल दो और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे, है ना। लोकेशन जैसी कोई चीज तो थी नहीं। तो क्या था, तो बस घूमने निकल गए अपने अभ्यासों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार। तो क्या पहले भारत से कनेक्शन क्या व्यापार लोगों का नहीं होता था क्या, तब भी व्यापार होता था, लेकिन जो व्यापार का मार्ग था हमारा स्थल मार्ग था ये वाला। लेकिन यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण, कुछ मतलब दूसरे देशों की बाध्यताओं के कारण ये वाला रास्ता बंद कर दिया गया था। उनकी अपनी अलग समस्याएं थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत को ढूंढा जाए। कोलंबस भी साहब निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, इटली के नाविक थे। ये यहाँ पे इटली है, देखो ये छोटा सा इटली है, यहाँ अफ्रीका के ऊपर इटली है। तो इटली से वो निकलता है इटालवी नागरिक, तो वो ये दोनों मान के चलो यहाँ तक चल रहे हैं, फिर वो वहां से ऐसे चले जाते हैं और वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका की खोज कर लेते हैं 1492 में और बोलते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज मतलब इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, मतलब वेस्ट इंडीज इंडिया का पश्चिमी भाग है। कहाँ पहुंचे तो अमेरिका बोल रहे इंडिया का पश्चिमी भाग है। ऐसा है क्या, नहीं। वही कोलंबस, ये अपने वास्को डी गामा साहब है। ये देखो वास्को डी गामा है जो हमारे वास्को डी गामा, वो देखो ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे, ये जो लाइन बनी हुई है ना, बस इस लाइन को देखिए, ऐसे ऐसे चलते हुए आते हैं अपने शिप बेड़ों के साथ। और यहाँ आसांतरित द्वीप है अफ्रीका के पास, यहाँ पर आसांतरित द्वीप है। यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके ये पहुंचते हैं गोवा। गोवा में कालीकट के तट पर, और वहां पर जमोरिन राजा हुआ करता था। तो अपने साथ जो भार लेकर के आए थे उनको देने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सुरा सुंदरियां देखिए, और यहाँ से जो सोना होना है वो जा करके जो भी हमें मसाला है यहाँ से जो ट्रेड करना है, अच्छे जो यहाँ का जो माल है वो ले जाओ, और यहाँ तंबाकू जैसी चीजें ले जाओ, सुरा सुंदरियां ले जाओ। तो बस ये लोग इसी में फंसे रहेंगे। यहाँ से जो है अपना जो माल है कच्चा माल वो ले जा करके अपना कहाँ ले जाओ, यूरोप की तरफ ले जाओ। तो जमोरिन के पास आता है, और जमोरिन के पास कौन आता है, वास्को डी गामा। और जब हम इस प्रकार के लोगों को देखेंगे तो हमें तो लगेगा ही ना कि कुछ विशेष व्यक्ति आए हैं, भाई गोरे लोग आए हुए हैं, है ना, विशेष व्यक्ति आए हुए हैं। तो उनको जब हम देखेंगे तो उनका अलग से ही अतिथि सत्कार होगा, उनका अतिथि देवो भव टाइप का स्वागत सत्कार होगा, सब कुछ होगा। तो वास्को डी गामा 1498 में पहुंचते हैं भारत। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं, गोवा। ये कौन सी कंपनी है, पुर्तगाल से आ रहे हैं ये। इसके बाद पुर्तगालीज कंपनी आने लगती है। जब पुर्तगालीज कंपनी आती है तो उसके पीछे पीछे डच भी चले आते हैं। कौन चले आते हैं, डच। तो उनके पीछे पीछे डच भी चले आते हैं। ये देखिए आप, पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसीज आए। ये इनके आने का क्रम है, ये इनके आने का क्रम है। कहाँ आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। तो पुर्तगालीज आ रहे हैं। अब पुर्तगालीज आए 1498 में, फिर डच देखो 1595, ब्रिटिश देखो 1600 ईस्वी, डेनिश देखो 1616, फ्रांसीसी देखो 1664 ईस्वी। ये सब कहाँ आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको बाजार चाहिए। यहाँ से क्या ले जाना है, कच्चा माल। और जब बना यहीं से बना करके फिर कहाँ बेचना है, यहीं पे। और उस समय वहाँ बड़े बड़े उद्योग लग रहे थे, मशीनीकरण हो रहा था, अच्छी अच्छी मशीनें आ रही थी, उद्योगीकरण लग रहे थे, मशीनें आ रही थी। तो जब मशीनें आ रही थी तो उत्पादन ज़्यादा होगा। जब उत्पादन, जो व्यक्ति, जैसे आप जेसीबी देखो, जेसीबी मशीन है कि नहीं है, एक व्यक्ति जो जितना काम मतलब 100 व्यक्ति नहीं कर पाएंगे उतना काम जेसीबी कर देगी। कर देगी कि नहीं कर देगी। आजकल तो तालाब जो खुदते हैं देखो जेसीबी से खुदवा रहे हैं, है ना, खुदते हुए देखा है ना आपने। इसी के बाद थ्रेशर देख लो, हार्वेस्टर देख लो, ये किसान में जो किसानों के काम आते हैं जितनी मशीनें देख लो, कि पहले तो जाओ धान में कैसे कितना दिन लगता था, तो हार्वेस्टर जो भी है मशीन है वहाँ उतार दो और सीधे वहाँ से फसलें अपनी सीधी तैयार होकर के आ जाती हैं। तो वैसे ही आप औद्योगिकरण में देखिए,
कि जो औद्योगिकरण हो रहा है वहां पे जहां पहले 10 आदमी जितना काम 100 आदमी नहीं कर पाते थे उतना काम आप, और कई घंटे लगते थे, उतना काम आप एक मशीन कर दे रही है, कुछ घंटों में कर दे रही है। तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो ही रहा है। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो इसका हमें निर्यात करना पड़ेगा ना कहीं, मार्केट तो चाहिए, नहीं तो उसका क्या मतलब है। उसके बाद कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए तब तो वो चीजें बनेगी। अब आटा ही नहीं है तो बिस्किट बनेगी कैसे? अगर बेसन ही नहीं है तो फिर हम बेसन के प्रोडक्ट बना कैसे पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर ये कपास नहीं है, जूट नहीं है तो जूट के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? कपास के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? प्लास्टिक नहीं है तो ये कैसे बनेगी? इस प्रकार से जो बेसिक कच्चा माल है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो स्टील हो, इसके बाद चाहे वो निकेल हो, चाहे क्रोमियम हो, जितने भी सारे हमारे खनिज तत्व होते हैं, जो भी जिनसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, आज आप अपने कमरे में ही अगर चारों तरफ नजर फैलाएंगे तो आप देखेंगे कितने सारे मतलब रिसोर्सेज हमारे कमरे में ही पड़े हुए हैं। इसी में देख लो ना कि इसमें प्लास्टिक भी है ना, इसमें एक कलर उपयोग हुआ है, कलर भी उपयोग हुआ है, इसके अंदर इंक भी होगी, इसको बनाने के लिए कितने सारे लोग लगे होंगे। फिर जब एक कंप्लीट बन गई तो इस पे कुछ लिखना भी होगा, लिखने वाले भी बने लगे होंगे, कितने सारे लोग। कभी आप इस चीज को चिंतन से सोचिएगा, कितने सारे लोग लगे रहते हैं। तो जब वहां पर क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें आई, उद्योग धंधे लगे, तो प्रोडक्शन हुआ, तो माल को तो कहीं ना कहीं बेच नहीं है। और भारत जैसा देश, उनको लग रहा था कि यहाँ ज्यादा खपत हो जाएगी। आज भी भारत को देखो, ज्योग्राफी के मामले में 7वां नंबर है, क्षेत्र के मामले में हमारा 7वां बड़ा देश है। इसके बाद बाजार बहुत बड़ा है ना। चाइना देखो कितना प्रोडक्ट यहाँ पर बेचता होगा, या चाइना का प्रोडक्ट तो हर देश में मिल जाएगा। तो आज भी हम लोग कनेक्टेड है ना एक दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि आयात निर्यात हो ही रहा है, हम अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं। लेकिन हम बता रहे थे कि कोई भी कच्चा माल है, कपास है, चाहे वो जूट हो, है ना, चाहे वो पटसन हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो, जैसे आम है, अगर आम का प्रसंस्करण किया जाएगा तो आम बनेगा। उसी प्रकार मुर्गी है उसका मांस है। इसी प्रकार अपना देखो पशुपालन है, उससे दूध डेयरी है, दूध डेयरी से देखो कितने सारे प्रोडक्ट बनकर के आ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बेचने के लिए जगह चाहिए ना। तो बस ये आ रही कंपनियां, आ रही कि नहीं आ रही? भारत को ढूंढ लिया इन्होंने, अभी ये आ रहे हैं। तो क्या ऐसे ही आ जाएंगे क्या? देखो, सबसे पहले वो क्या जरूरत पड़ गई आने की? समुद्री मार्ग से भारत की खोज की है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत पहले था नहीं, भारत तो तब भी था, लेकिन समुद्री मार्ग से उन्होंने भारत की खोज की है। ये देखो, ये अफ्रीका है, ये भारत है। तो भारत था नहीं, क्या है? ये देखो, कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। कौन लगाएंगे कोचीन में फैक्ट्री? कौन लगाएंगे? पुर्तगाली लगाएंगे। यहाँ ब्रिटिश आएंगे। तो जब ये 4-5 शक्तियां आ रही हैं तो जहाँ 4-5 लोग होंगे वहां झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? ऊपर से अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहेंगे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहेंगे, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहेंगे, अपने संसाधनों को दिखाना चाहेंगे कि मेरे पास ज्यादा पावर है, मेरे पास ज्यादा संसाधन है, तो मैं विकास के पथ पे आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ये आपस में लड़ेंगे भी, लड़ेंगे नहीं क्या? पुर्तगाली लड़ेंगे, डच लड़ेंगे, ब्रिटिश लड़ेंगे, है ना, वो फ्रांसीसी लड़ेंगे, जो भी है डेनिश है, फ्रांसीसी लड़ेंगे। ये तो इनके आने का क्रम है और ये इनकी कंपनी स्थापित होने का क्रम है। दोनों में बहुत क्वेश्चन पूछता है और बहुत कंफ्यूजन कर देता है। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर कौन आए? फिर अपने अंग्रेज आए, उसके बाद यहाँ देखो आप डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। अब कंपनी की स्थापना तो जो पहले आ रहा है पहली कंपनी लगाएगा, है ना। तो पहले पुर्तगाल ने कंपनी लगाई, लेकिन डच तो पहले आ रहे हैं, लेकिन कंपनी पहले कौन लगा रहा है? अंग्रेज लगा रहे हैं। उसके बाद डच लगा रहे हैं, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। फिर यहाँ पे स्वीडिश लगा रहे हैं कंपनी अपनी, ठीक है। स्वीडिश यहाँ पे अपनी कंपनी लगा रहे हैं। आप ये चीज देखो, यहाँ पर इस मैप पे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए आप, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ देखो ये छोटा सा देश है, कौन? ब्रिटेन। ये छोटा सा देश। एक बार हमारी एक पत्रिका आए तो मैप को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैंने कहा इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं आप मैप को? बोले हम ये देखो चाह रहे हैं कि जो छोटा सा देश ब्रिटेन, छोटा सा देश, इतने बड़ा साम्राज्यवादी देश हो गया था कि अधिकांश देशों पर अपना कब्जा कर लिया था इसने। अधिकांश देशों पर, वर्ल्ड के बताओ अधिकांश देशों पर अपना कब्जा हो गया था। इतना बड़ा साम्राज्यवादी, सैन्य वाली, अच्छी सेना, अच्छा साम्राज्य। तो कंपनियां आई थी। कई दिनों तक तो हम ये नहीं समझ पाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी है का। अब कंपनियां आई थी, जैसे कि मान के चलो आज अपने टाटा साहब हैं, अपने रिलायंस है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी बेटे वर्ल्ड की मान लो। तो वहां से कोई व्यापार करने के लिए भारत आ रहा था। तो जब भारत आ रहा था तो आज मान के चलो अपने प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ से किसी कंपनी को विदेश जाना है तो कुछ प्रोविजन तो होंगे उनके कि इस प्रोविजन से आपको विदेश जाना है, इतना पैसा लेकर के जाना है, इतने दिन वहां रहना है, इतना आप उद्योग लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन तो होते ही है। उस समय ब्रिटेन में भी रूल एंड रेगुलेशन होते थे। तो आप देखो फ्रांसिस डी, यहाँ पर रानी एलिजाबेथ फर्स्ट,
ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके पहले हमने देख लिया कि पुर्तगालीज आ चुके हैं, और पुर्तगालीज में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला इनका जो कंपनी का जो था वायसराय, इनका अपना नेतृत्व करता था। इसके बाद आप देखो इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ लगाई थी, कोचीन में लगाई थी। कोचीन को देख लो कहाँ पर है, ये कोचीन है यहाँ पर, ठीक है, कोचीन, ठीक, यहाँ पे इनकी कंपनी लग गई। किनकी? पुर्तगालियों की कंपनी लग गई है। यहाँ तक देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी सिंपल, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद गुड मैनर्स। सो देखो इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रिटिश आ रहे हैं, तो एलिजाबेथ वहाँ की रानी हुआ करती थी, तो रानी से परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? रानी से परमिशन चाहिए। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार सौंपा, तो उस समय कंपनी में 216 लोग हुआ करते थे। इतने लोग कि चले जाओ, आपको अधिकार दे दिया, आप अपना ब्रिटिश में आप अपना व्यापार कर सकते हैं, मतलब उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से आदान प्रदान जो आपको चाहिए वहाँ से ले लो, पैसा दे दो, ले लो। तो अब जब ये यहाँ आते हैं तो उस समय देखो भारत में मुगलों का शासन था। मुगलों का शासन कब से स्टार्ट हो जाता है? बाबर आता है पहला बाबर होता है कि नहीं होता है? 1526 में बाबर 4 युद्ध लड़ता है, पानी पिया, खाना खाया, घर को चल दिया। पानीपत का है ना, पानीपत का युद्ध लड़ता है, खानवा का लगता है, चनेरी को लगता है, घाघरा का लगता है, कितने सारे 4 युद्ध लड़ करके 25, 26, 27, 28 में उनका लड़का हुमायूं होता है। हुमायूं का जो लड़का है वो सम्राट अकबर बनते हैं, बहुत बड़े सम्राट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? वो सम्राट अकबर बनते हैं। तो सम्राट अकबर बनते हैं, उनके लड़का जहांगीर होते हैं। तो जहांगीर के समय ही आता है कौन आता है? ये देखो कौन आता है, हॉकिंस साहब आते हैं। जहांगीर के समय मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कब आता है? 1609 में जहांगीर के समय आते हैं। उसके बाद कैप्टन बेस्ट भी आता है 1612 में। इसके बाद 1612 में आता है, 1615 में फिर कौन आता है? टॉमस रो आता है। ये भी जहांगीर के समय ही आता है कि नहीं आता है? ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा, हॉकिंस है ना, टॉमस रो, ये जहांगीर के समय में आते हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ पर क्या करना है? व्यापार करना है। क्यों? कंपनी के माध्यम से इनको परमिशन चाहिए कि हम जाकर के यहाँ पे देखो परमिशन मांग रहे हैं परमिशन मांग रहे हैं। धीरे धीरे क्या करेंगे? कब्जा किस पे? भारत पे। भारत को क्या कर लेंगे? गुलाम बना लेंगे। इसलिए तो हिस्ट्री जानना चाहिए कि कैसे जहाँ परमिशन मांग रहे हो और वहां तुम हमको गुलाम बनाने जा रहे हो, ये इसलिए तो हिस्ट्री जानना चाहिए। तो ये चीज देखिए आप कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये चीज हो गया। थॉमस रो आया, विलियम हॉकिंस आया, इन लोगों ने परमिशन मांगी तो कंपनी अब स्टेब्लिश होंगी। जब कंपनी स्टेब्लिश होंगी तो उनको क्या करना है? यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचने हैं और यहाँ से कच्चा माल ले जाना है। धीरे धीरे इनको कुछ जगह दे दी गई होगी कि आप इतने जगह पे काम कर सकते हो। जैसे अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना जो पहला जो अपना फैक्ट्री लगाई वो सूरत में लगाई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहाँ? सूरत में, और इसने कोचीन में, पुर्तगालियों में। तो पुर्तगाली हैं वो भी यहाँ आ गए दमन एवं द्वीप पे। धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? दमन एवं द्वीप पे उनका कब्जा हो गया है ना। फिर जाकर के वो अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैलाएंगे। यहाँ देखो ये अफ्रीका है, ये अपना भूमध्य सागर है, ये अपना भूमध्य सागर है, यहाँ काला सागर है। कभी वर्ल्ड पे हम लोग क्लास लेंगे तो बढ़िया से देशों को देख लेंगे। यहाँ अपना मतलब मध्य एशिया के कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी तान आते हैं सभी आ जाते हैं। उसके बाद फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ देख लीजिए आप, सऊदी अरब है, फिर वहाँ यमन है, ओमन है, कुवैत है, सीरिया है, बहरीन है, इतने टर्की है, ये सब कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ अपना यहाँ चाइना आ जाएगा, मंगोलिया आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि वास्को डी गामा ऐसे आए यहाँ पे और कोलंबस चले गए उल्टे, तो पहुंच गए अमेरिका, है ना। पहुंच जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बताओ हम क्या करें? कछु कर सकते का? कछु नहीं कर सकते। पहुंच गए उनके। सो वो पहुंच गए कहाँ? कोलंबस 1492 में। किसकी खोज की? अमेरिका की। अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य अमेरिका की ओर ले जाएंगे। अमेरिका को भी देखो वहां अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, अपना साम्राज्य वहां तक फैला लेते हैं। तो दोस्तों वो देखो आप, समझने वाली बात ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आपने बाजीगर मूवी देखी है, बाजीगर मूवी में आप एक चीज याद रखिए कि जो वहाँ कंपनी का मैनेजर हुआ करता था वो कंपनी का बॉस बन जाता है। क्यों बन जाता है बॉस? क्योंकि उसको लगता है कि इनके पीछे कोई देखने वाला तो है ही नहीं है, अब कोई देखने वाला नहीं है और उस मालिक को ही वो खत्म कर दो तो अपन आराम से बॉस बन जाएंगे। कौन है देखने वाला? और मनुष्य तो आप जानते ही हो, है ना। अरस्तु ये भी बोलता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी प्राणी होता
होता है वो अपने लोभ के, अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गुजर सकता है। हम अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष में देखते हैं जहाँ चाणक्य अर्थ को प्राथमिक पुरुषार्थ मानते हैं, क्योंकि पैसा है तो बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। वहीं तो चार्वाक जो है वो काम को परम पुरुषार्थ मानते हैं कि सारा अर्थ भी है तो काम के लिए ही है, तो इच्छा पूर्ति के लिए ही तो है। काम मतलब इच्छा पूर्ति के लिए ही तो है। पैसा भी आएगा तो क्या करोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही तो करोगे। बाद में धर्म और मोक्ष के काम होते हैं और चार्वाक का भी हम उन पर बढ़िया से डिस्कस करेंगे। चार्वाक पे चार्वाक तो बोलते ही है कि याव जीवेत सुखम जीवेत रणम कृतम घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ढाल देकर घी पियो, मर जाएंगे तो कौन लेने के लिए आएगा। कहाँ है ईश्वर, कहाँ है मोक्ष, कहाँ है कर्म, कहाँ है पुनर्जन्म। इधर मतलब सुख में सुरकम, दुख में नरकम। बड़ा मजा आएगा जब हम कभी चार्वाक पर क्लास लेंगे। चार्वाक के दार्शनिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कर्म, बंधन, मोक्ष इत्यादि चीजों को नहीं मानते हैं। तो वही बोलते हैं, एक बार हमारे मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी चुटकी ले रहे थे कि याव जीवेत सुखम जीवेत रणम कृतम घृतम पीवेत। कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने करोड़ करोड़ रुपए लेकर के भाग जाते हैं, देश छोड़ करके तक भाग जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना हो गया क्लियर। तो इसको हमने आज समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कंपनी आती हैं। ये आप डेट याद रखिएगा, ये आप डेट याद रखिएगा और शासनकाल याद रखिएगा। जहांगीर का शासनकाल था। हम जब मुगलों पे कभी क्लास लेंगे तो डिस्कस करेंगे कि पूरे शासक कैसे आते हैं। दिल्ली सल्तनत पे कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत में वंशों को देखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब वंशों के बारे में भी हम देखेंगे। बहुत मजा आएगा। वहाँ सीखते रहिए, जानते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बट ये क्रम याद रखिएगा, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। यहाँ पर देखो स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये ब्रिटेन है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है अपनी, ये बंगाल की खाड़ी है अपनी, ये अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, ये देखो ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये अरब सागर है और ये अपना हिंद महासागर है पूरा। और ये भारत और ये पूरा देखो यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ से ये लोग चले जा रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।